आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से यूनिट 2 मॉडल्स ऑफ करिकुलम इन स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो डिप्लोमा के पेपर नंबर 5 करिकुलम डेवलपमेंट का यूनिट 2 है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि यूनिट में 5 टॉपिक्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2.1 के सिर्फ मॉडल्स ऑफ करिकुलम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें और भी सारी चीजें हैं, उसके एजुकेशनल सेटिंग से रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम डेवलपमेंट में है, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आप सभी को सिर्फ करिकुलम डेवलपमेंट के जो मॉडल है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं इस पे चर्चा आपको इस रूप में करूंगा कि जहां पर जो मॉडल्स हैं उनके इंट्रोडक्शन, एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे लर्नर्स हैं या डीएड आईडीडी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। जो हम बात चर्चा में ला रहे हैं उनको आप नोट करते जाइए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से जो भी करिकुलम डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में आप लोग जान सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट के कौन कौन से मॉडल्स हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मॉडल्स है वो होम बेस्ड है, उसके बाद आपका सेंटर्ड बेस्ड है, मल्टी आपका डिसिप्लिनरी टीम है, इसके अलावा ट्रांस डिसिप्लिनरी है और इंट्रा डिसिप्लिनरी है। इस तरीके से आपके ये मॉडल्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो होम बेस्ड करिकुलम है उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि होम बेस्ड करिकुलम क्या है। क्योंकि यहाँ हम लोग इंक्लूसिव का एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के मॉडल्स, करिकुलम डेवलपमेंट के मॉडल्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन में करिकुलम बनाने की बात करेंगे तो यहाँ एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब भी आप करिकुलम बनाएं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं सभी प्रकार के बच्चों को या सभी प्रकार के जो छात्र हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम का विकास करना होगा। तो ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। और स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो स्पेशल एजुकेशन में डिपेंड करता है कि आप जिस बच्चे के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो किस प्रकार का बच्चा है, चाहे वो CWID हो या CWHI हो या CWVI हो। तो उसके अनुसार आपको ध्यान में रखते हुए आप करिकुलम का डेवलपमेंट करेंगे। तो इस सबसे पहला जो है आपका होम बेस्ड करिकुलम है। अब होम बेस्ड करिकुलम होता क्या है, ये चीज हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो होम बेस्ड करिकुलम में ये होता है कि जो भी हम करिकुलम बनाते हैं वो बच्चे के घर पर जाकर जो आपके एजुकेटर्स हैं या वर्कर्स हैं वो जाकर बच्चे को शिक्षा देते हैं। जहां पर हम बच्चे के घर के परिप्रेक्ष्य में जो भी सामग्री उपलब्ध है, जो उसके पास संसाधन की उपलब्धता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम करिकुलम का निर्माण करते हैं। और उनको जो भी हम करिकुलम में निर्धारित करेंगे उसको हम लोग यहाँ पर सिखाएंगे। तो करिकुलम जब हम बनाएंगे तो चाहे आप होम बेस्ड बनाइए चाहे किसी भी प्रकार, उसमें ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि बच्चे का उम्र क्या है, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, परिवार का जो है आप एजुकेशन का स्टेटस क्या है, परिवार में किस प्रकार के संसाधन की उपलब्धता है, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, और साथ ही परिवार में जो बच्चे के साथ जो व्यवहार है वो किस प्रकार से वो रखते हैं, इन बात को भी ध्यान में रखना होगा। क्योंकि आप करिकुलम का निर्माण कर रहे हैं या बच्चे के होम बेस्ड करिकुलम की बात कर रहे हैं, और जो अभिभावक हैं उन अभिभावक का बच्चे के प्रति जो व्यवहार है वो सही नहीं है या आप कह सकते हैं कि स्वीकार्य नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं आपके करिकुलम है वो करिकुलम प्रभावित करेगा बच्चे के विकास को। तो ये थोड़े से हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो माता पिता हैं या उनके भाई बहन हैं या अन्य जो लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें बच्चे के शिक्षण में या बच्चे के पाठ्यक्रम में हमें शामिल करना चाहिए।
और जो भी घर पे संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों के माध्यम से हमें बच्चे को करिकुलम को सिखाना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखेंगे। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये आपका कंसेप्ट था। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहला ये है कि एक तो बच्चे को घर के परिप्रेक्ष्य में ही सारे संसाधन मिल जाते हैं, एजुकेटर्स मिल जाते हैं या जो भी अन्य प्रोफेशनल्स हैं वो घर के परिप्रेक्ष्य में ही मिल जाते हैं, जिससे कि वो उसको कहीं इधर भाग दौड़ नहीं करना होता, आसानी से वो चीजों को सीख लेता है। इसके अलावा आप घर के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर जो भी उनके लिए ऑब्जेक्ट्स हैं या आप कहते हैं स्टिमुलस हैं वो बेहतर तरीके से यहाँ उपलब्ध होते हैं, ज्यादा उपलब्ध होते हैं। तो जो एजुकेटर हैं या जो प्रशिक्षण करता है, जो ट्रेनर है, उसको सिखाने में काफी आसानी होती है। अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो यहाँ अधिगम जो सामग्री है वो ज्यादातर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिससे कि जो भी एजुकेटर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनको काम करने में आसानी हो जाती है। साथ ही आप देखते हैं कि यहाँ पर मिनिमम रिसोर्सेस में, हम कम संसाधनों में, हम कम खर्चों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। और साथ ही जो एक आवागमन की जो बहुत बड़ी समस्या होती है, खास करके ग्रामीण परिवेश में देखिए, तो ग्रामीण परिवेश में ज्यादा आवागमन के संसाधन नहीं होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कामकाजी अवस्था में होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों के प्रति वो ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर उनके घर पे भी सारी सुविधाएं मिलेंगी तो निश्चित तौर पर वो जो भी बच्चे के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए जो योजना तैयार की गई है उसमें वो लोग अपना योगदान देंगे। तो ये चीजें हैं। अगर हम इसके दोष की बात करें तो इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। और डिसएडवांटेज में क्या है कि यहाँ पर जो विषय विशेषज्ञ हैं उनका समय यहाँ पर ज्यादा वेस्टेज स्थिति में जाती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। तो ये चीजें, और इसमें प्रोफेशनल्स का जो है आप कह सकते हैं कि समय ज्यादा वेस्टेज होता है, क्योंकि वो एक पेशेंट की सर्विसेज देने में उनको ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए वो एक दिन में ज्यादा लोगों को सेवाएं नहीं दे पाते हैं। उसके बाद जो हम लोग एक पेरेंट्स इंटरेक्शन की बात करते हैं तो वो पेरेंट इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाता है, क्योंकि जब किसी सेंटर पे बच्चा जाएगा तो वहाँ दूसरे समस्या वाले भी पेरेंट्स वहाँ पे आएंगे, तो उनको दूसरे अभिभावक से घुलने मिलने या उनसे वार्तालाप करने का जो अवसर है वो यहाँ पर होम बेस्ड में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अधिगम नहीं कर पाते, अभिभावक नहीं सीख पाते हैं। उसके अलावा आप अगर कोई पेरेंट्स निगेटिव है अपने बच्चे को लेकर, वो निगेटिव एटीट्यूड या एप्टीट्यूड की बात करता है तो वो उसमें करेक्शन करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जब दूसरे पेरेंट्स से वो मिलता, अगर कोई पॉजिटिव वाला धारणा वाला कोई पेरेंट्स है तो अगर उससे वो इंटरेक्ट करता है तो वो भी अपने बच्चे के प्रति एक सकारात्मक रवैया और सकारात्मक सोच रखने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं सुविधाएं मिल पाती हैं। साथ ही जो विशेषज्ञ हैं वो विशेषज्ञ वहाँ ज्यादातर वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं घर के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उनका भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सारे जो विशेषज्ञों को घर पे नहीं भेजा जाता है, इसलिए सारे विशेषज्ञों का लाभ जो है होम बेस्ड में नहीं मिल पाता है। तो ये एक दोष है होम बेस्ड जो मॉडल है करिकुलम का, तो उसमें इस तरीके का देखने को मिलता है। अगर हम अगले मॉडल्स की बात करें तो ये है केंद्र आधारित मॉडल, जिसको हम लोग सेंटर बेस्ड मॉडल बोलते हैं। इस सेंटर बेस्ड मॉडल में होता क्या है कि पेरेंट्स को या जो भी बच्चे को हम करिकुलम निर्धारण कर रहे हैं उनको केंद्र पर आकर जो भी सेंटर है, जो सेंटर पर उनको सेवाएं सर्विसेज दी जा रही हैं, उन सेंटर पर आकर उन सुविधाओं का लाभ उनको लेना पड़ता है। अब विभिन्न प्रकार की वहां सेवाएं हम लोग उपलब्ध कराते हैं, जैसे मनोचिकित्सक की बात हो गई, विशेष शिक्षक की बात हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट की हो गई, इसके अलावा स्पीच थेरेपी की हो गई, या जो सोशल वर्कर है, ये सारे एक सेंटर पे उपलब्ध होते हैं और सभी उस बच्चे
का आकलन करते हुए जो उनसे संभव हो सकता है वो सारे संभव प्रयास करते हैं और सारे प्रयासों के माध्यम से उस बच्चे में विकास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे आप कह सकते हैं कि देश में जो सरकार के द्वारा इस तरीके के केंद्र बनाए गए हैं जहां पर दिव्यांगों के प्रशिक्षण, शिक्षण, मूल्यांकन आदि किया जाता है, जिसमें कुछ मैं नाम आपको बता सकता हूँ। जैसे आपका निपमेड है, या एआईजेएनएचएच मुंबई है, एनआईबीएच है, या और भी जो सीआरसीज हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में हम लोग बात करें तो आपके सीआरसी लखनऊ हो गया, सीआरसी गोरखपुर हो गया, और भी प्राइवेट सेक्टर्स में ढेर सारे एनजीओ भी वर्क कर रहे हैं जिनके पास सेंटर बेस्ड करिकुलम मॉडल होता है। वो लोग भी उन बच्चों के साथ करिकुलम तैयार करके और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो आप सरकारी क्षेत्र में भी सहयोग ले सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी आप सहयोग ले सकते हैं, और वहां पर आपको करिकुलम इस तरीके से निर्माण करना होता है। जो भी हमारे एजुकेटर्स हैं या जो भी हमारे लर्नर्स हैं, आप जब भी चाहे आप गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे या सर प्राइवेट के परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे तो आपको वहां पर इस तरीके के करिकुलम्स का मॉडल को आपको फॉलो करना होगा, आपको निर्धारण करना होगा, बनाना होगा। तो अब हम इसके एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज, इसके लाभ, केंद्र आधारित जो मॉडल है इसके लाभ क्या क्या है। तो एक तो ये है कि जैसा कि हम लोग होम बेस्ड में बेस्ट एडवांटेज की हम लोग बात कर रहे थे कि सभी विषय विशेषज्ञ घर पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको सभी विषय विशेषज्ञ उस केंद्र पर उपलब्ध होते हैं और आपको ज्यादा विशेषज्ञता के साथ उस बच्चे के साथ काम किया जाता है और उसके विकास के बारे में सोचा जाता है। तो ये एक इसका लाभ है। दूसरा कि हम लोग जो होम बेस्ड में जो एडवांटेज डिसएडवांटेज बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को जो भी उसको सुविधाएं दी जा रही हैं, उसकी थेरेपी संचालित की जा रही है या उनके लिए करिकुलम जो निर्धारण किया गया वो सेंटर पे ही आके उनको सुविधाएं उपलब्ध होती है। तो हर पेरेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का जो है मौका मिलता है और वो एक दूसरे से अपने बच्चे के विकास के बारे में बातचीत करते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे से जो भी अपने बच्चे के पर काम किया, जो उनमें विकास प्राप्त हुआ, वो दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और दूसरे ने जो अपने बच्चे के साथ जो विकास के क्षेत्र में काम किया या किसी ऐसे एक्टिविटीज के साथ काम किया और उसमें विकास हुआ, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए एक दूसरे के अपने बच्चे के विकास के बारे में वो सोच पाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो इसकी एडवांटेज की बात करें तो एक तो यहाँ जब सेंटर पे जब बच्चा आता है तो वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का भी उससे अवसर मिलता है, जिससे कि जो समाजीकरण की हम लोग बात करते हैं कि बच्चों में समाजीकरण की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि जब बच्चा दूसरे बच्चों के साथ जब वो मिलता है तो वो भी उसके साथ देखता है, सीखता है, ठीक है, और अपने हम उम्र के बच्चे के साथ उसको सीखने का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा मिल पाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी सेंटर बेस्ड जो है अगर हम करिकुलम बनाते हैं तो ये उनके जो है लाभ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही जो हम लोग चाहे अभिभावक की बात करें या हम बच्चे की बात करें, जो एक दोनों ही समाज के प्रति या अपने खुद के प्रति जो निगेटिव हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो जो नकारात्मक जो दृष्टिकोण है उनमें आप देखेंगे कि बदलाव का संभावना यहाँ पे ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को जो है सकारात्मक रूप में आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इसलिए जो अगर उनके अंदर में इस तरह के कुछ नकारात्मक भाव है, दृष्टिकोण है, तो वो कम हो जाता है। ऐसा देखने को मिला है, ऐसा महसूस किया जाता है। तो ये इनके लाभ थे केंद्र आधारित के। अगर हम इनके डिसएडवांटेज की हम लोग बात करें तो डिसएडवांटेज में आपका एक तो ये है कि ये थोड़ी सी कॉस्टली होता है।
कॉस्टली इसलिए होता है कि यहाँ पर ढेर सारे विषय विशेषज्ञ जब सर्विसेज देते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं जो कॉस्टिंग है वो आपके सर्विसेज पर इम्पैक्ट करता है। तो ये थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है, महंगा हो सकता है, ये देखा गया है। दूसरा कि जो पेरेंट्स कामकाजी हैं, जो अपने बच्चे पे कम समय दे पाते हैं, इसलिए दे पाते हैं, खास करके ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करें या जो सर्विसेज में हैं, वो अपने बच्चों पर समय इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि अब उनको थोड़ा सा लंबा ट्रैवलिंग करना पड़ता है और सेंटर्स उनके घर से काफी दूर होता है, जिसकी वजह से आवागमन में उनको ज्यादा समय लग जाता है और हो सकता है कि आर्थिक लेवल पे भी वो कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से वो सेंटर पर नहीं पहुंच पाते हैं या सेंटर में पहुंचने पर उनकी समस्या होती। तो इस तरीके के जो है डिसएडवांटेज या डीमेरिट इसका देखने को मिला है। साथ ही थोड़ी सी यहाँ पर हम लोग व्यवहारिक की बात करें तो व्यवहारिक इसलिए ज्यादा हम लोग नहीं बना पाते हैं, इसलिए नहीं बना पाते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो आप देखेंगे कि वहां सब आप व्यवस्थित रूप में होता है, जिसकी वजह से हम जो स्वाभाविक जो बातें होती हैं, जो स्वाभाविक क्रियाकलाप होती हैं, जो स्वाभाविक जो घटनाएं होती हैं, वो हम बच्चे के साथ या उसके समस्या के बारे में हम लोग नहीं देख पाते हैं, ना हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये थोड़ी सी ये एक डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि हम सभी एक फोकस्ड होके या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यवहारिक जो चीजें हैं, समस्याएं हैं, उनको हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है केंद्र आधारित मॉडल है करिकुलम का। अब हम लोग दूसरे अगर करिकुलम की बात करें तो दूसरे करिकुलम में आपका यहाँ जो है ट्रांस डिसिप्लिनरी जो हम लोग करिकुलम है उसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पराशाखीय दल हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक नहीं एक से कई ऐसे विषय विशेषज्ञ होते हैं जो एक बच्चे के डेवलपमेंट में शामिल होते हैं, ठीक। और ये जो हम लोग टीम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके स्पेशल एजुकेटर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, साथ ही जो आपका मेडिकल ऑफिसर है और चाइल्ड है। तो ये जो है आपका इस तरीके से पारा जो है शाखीय जो है दल होते हैं जिसको हम ट्रांस डिसिप्लिनरी बोलते हैं। यहाँ पर देखा जाता है, साथ ही यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी भी देखा जाता है और इंटर डिसिप्लिनरी भी देखा जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं जो हमने एजुकेटर्स की बात किया, साइकोलॉजिस्ट की बात किया, फिजियोथेरेपिस्ट की बात किया, तो ये लोग ये तीनों ही प्रकार के जो मॉडल्स हैं उन मॉडल्स में ये लोग शामिल होते हैं, चाहे वो ट्रांस की बात हो, मल्टी की बात हो या इंटर की बात हो। तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये आपके विषय विशेषज्ञ की टीम होती है जिनके बारे में हमने चर्चा किया, ठीक है। ये ट्रांस में भी हो सकते हैं, मल्टी में भी हो सकते हैं और इंटर में भी हो सकते हैं। तो अब इनका जो भी टीम है, हर टीम की अपनी अपनी कार्य है, अपनी अपनी उपयोगिता है, इनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे आप स्पीच थेरेपिस्ट की बात कर लें, फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर लें, साइकोलॉजिस्ट की बात कर लें, सोशल वर्कर की बात कर लें या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात कर लें, साथ में पेरेंट्स की बात कर लें, चाइल्ड की बात कर लें, ये सब की अलग अलग अपनी भूमिका है, अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। तो मल्टी डिसिप्लिनरी में हम जैसे कि हमने बताया कि पूरी एक जो भी हम यहाँ पे जो तीनों मॉडल्स की हम बात कर रहे हैं इसमें पूरे टीम होती है और टीम जो हमने चर्चा की है ये सारे टीम होती है, ये सारे टीम एक साथ मिलकर बच्चे के साथ काम करते हैं। तो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा ये है कि इसमें ढेर सारे प्रोफेशनल्स एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करते हैं। और जब एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि बच्चे में जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का निराकरण एक साथ हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पर ये सारे प्रोफेशनल्स उपलब्ध होते हैं और सारे एक साथ मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके बच्चे के विकास के बारे में या बच्चे के विकास पर ध्यान देते हुए जो है काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे
में जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से देखने को मिलता है। अगर इसके हम दोष की बात करें तो इसमें दोष ये है कि एक तो जो आकलन का समय है वो काफी ज्यादा एक तो लग जाता है। दूसरा कि आकलन एक ये भी देखा गया है कि सही समय पर नहीं होता है, सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे विषय विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे का जो एक्सपर्ट है वो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। एक दूसरे के जो रिपोर्ट्स हैं, जो आकलन है या जो इंफॉर्मेशन हैं, उनको बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से एक भ्रम पैदा हो जाता है और उन बच्चों के करिकुलम बनाने में, उनके एकेडमिक प्रोग्राम को डेवलप करने में कहीं ना कहीं कठिनाई देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो आपके टीम है या आप कह सकते हो कि मॉडल है, उसमें इस तरीके के दोष देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें ट्रांस की, तो ट्रांस में भी यही होता है। इसमें ट्रांस में हम लोग एक तो देखते हैं कि जो आपके संबंधित सुविधाएं हैं, जो रिलेटेड सर्विसेज हैं, खास करके वो आपके बच्चा और परिवार, ये दो ऐसी चीजों को इसमें हम लोग शामिल करते हैं। खास करके ट्रांस डिसिप्लिनरी में हम लोग बच्चा और परिवार को शामिल करते हैं और उसमें हम जो रिलेटेड जो सर्विसेज है उसको ध्यान में रखते हैं। दूसरा एजुकेशनल जो सर्विसेज है उसको ध्यान में रखते हैं और तीसरा मेडिकल सर्विसेज को ध्यान में रखते हैं। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जो हम ट्रांस में इस बात को ध्यान में रखते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसकी एडवांटेज की बात करें, देखो यहाँ भी विषय विशेषज्ञ होंगे, ऐसा नहीं कि विशेष विशेषज्ञ नहीं होंगे, लेकिन अगर हम उनकी टीम की बात करें, उनके हिस्से की बात करें, तो ज्यादातर फोकस जो हमारा बच्चा और चाइल्ड पर होता है। और एडवांटेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर एक साथ मिलकर जो भी प्रोफेशनल है सारे उनकी ऑब्जर्वेशन हो, आकलन हो, सारे मिलकर एक साथ करते हैं। दूसरा परिवार के जो सदस्य हैं वो बौद्धिक अक्षम बच्चे के साथ एक सभी मिलकर एक दूसरे के साथ अच्छी भूमिका यहाँ पर निभाते हैं। उसके बाद आप देखा जाए तो जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य का गोल का जो निर्धारण है वो बेहतर तरीके से यहाँ पर हो पाता है। और जो थेरेपिस्ट हैं वो थेरेपिस्ट बच्चे के विकास के लिए उनके थेरेपी पर वो ज्यादा से ज्यादा वो ध्यान दे पाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग दोष की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब बच्चे को मल्टी टीम के द्वारा या हम बच्चे के किसी लक्ष्य पर ज्यादा हम फोकस होकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों में या पेरेंट्स में भी एक ऊबन जैसे भाव जो है वो आ जाती है, उनमें विकसित हो जाती है। दूसरा कि जो व्यवहारिक समस्या है उसका निराकरण नहीं संभव हो पाता है, यहाँ पर लोग कर नहीं पाते हैं। दूसरा सभी जो प्रोफेशनल है वो एक साथ मिलकर बच्चे की जो है समाधान नहीं कर पाते हैं। दूसरा कि वो अटेंशन भी नहीं दे पाते हैं। तो ये थोड़े से यहाँ पर एक समस्याएं देखने को ये आपको मिलती हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटर डिसिप्लिनरी की, अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो एक तो बच्चा होता है और बच्चे के विकास के लिए या उसको विभिन्न प्रकार के हम जो सर्विसेज की बात करते हैं वो सर्विसेज स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा दी जाती है, प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के द्वारा जाती है और फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा दी जाती है, साथ ही स्पेशल एजुकेटर हो गया। और इसमें कुछ मीटिंग्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ सभाएं भी संगठित करते हैं जिससे कि बच्चे के विकास के बारे में हम लोग चर्चाएं कर सकें, हम उसके विकास के बारे में सोच सकें। तो ये यहाँ पर ये इसका कंसेप्ट है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो बच्चे का आकलन बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है, बेहतर तरीके से होता है क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। देखिए यहाँ बच्चे में विकास होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सारे एक्सपर्ट्स मिलकर एक साथ काम करते हैं। अगर हम लोग डिसएडवांटेज की यहाँ पे बात करें, दोष की बात करें, तो इसमें
जो बच्चा है, बच्चे के विकास के बारे में जो टीम है वो ज्यादा समय नहीं दे पाती है, ठीक। क्योंकि एक सेंटर्स पे उनको भी कहीं ना कहीं ये बाधाएं होती हैं कि एक समय में उनको इतने बच्चों के साथ काम करना है, इतने बच्चों को देखना है, तो ये कहीं ना कहीं उनके सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि वो बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, कम समय में उनको ज्यादा बच्चों को देखना होता है। तो ये चीज कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलती है। साथ ही जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, जो व्यवसायिक हैं, वो बच्चे के साथ व्यवहारिक होकर नहीं अपने काम कर पाते हैं, व्यवहारिक रूप में नहीं उनको सुविधाएं दे पाते हैं, क्योंकि उनको लिमिटेड समय में बच्चे के साथ काम करना होता है, तो वो उतनी ही उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उतनी बात करते हैं, पेरेंट्स को उतनी बात बताते हैं जितने जितने समय में वो उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, और उतने समय में वो कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से पाठ्यक्रम में वो इस तरीके की बातें को वो शामिल करते हैं, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं इसके एक डिसएडवांटेज जो है देखने को मिलता है। तो ये आपके करिकुलम के मॉडल हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसके साथ कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं, मैं आप सभी से को बताना चाहूंगा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है आपके जानने के लिए। तो एक तो जो हम लोग मॉडल की बात करते हैं, तो टेलर मॉडल भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, टाबा मॉडल भी देख सकते हैं, और इसके बारे में हमने पूर्व में जो है वीडियो में पूरी की यूनिट में हम लोगों ने जो है आपके साथ चर्चा किया था कि जो पाठ्यक्रम विकास के जो चरण है, उसमें हम लोग ने टेलर और टाबा के मॉडल्स के बारे में हमने चर्चा किया था। लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त में मैं आपको नोट यहाँ करा देता हूँ या बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो टेलर का जो मॉडल है, उसमें शैक्षणिक योजना के लक्ष्यों को हमें कहीं ना कहीं परिभाषित करना होता है। फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामग्री का निर्धारण करना पड़ता है, सहायक सामग्री का। फिर उचित जो है शिक्षण रणनीति का चयन करना पड़ता है, और फिर शैक्षिक योजना को हमें तैयार करते हुए प्रभावी तरीके से लागू करते हुए मूल्यांकन करना पड़ता है। तो ये चीजें हैं मुख्य आपका जो टेलर मॉडल का यहाँ पर। दूसरा अगर हम लोग टाबा की बात करें, तो टाबा में भी कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कि विद्यार्थी के समझ के स्तर पर हमें जो उसकी क्या आधार है, उस आधार पर हमें लक्ष्यों का चयन करना पड़ता है। शिक्षा की व्यवस्था के साथ सामग्री का जो है चयन करना होता है। शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं, तकनीकियां हैं, उनको हमें लागू करना होता है। मूल्यांकन के जो टेक्निक्स हैं, उसको सिलेक्शन और अनुपालन करना होता है। तो इस तरीके से चीजें हैं। अगर हम लोग विलियम्स की अगर हम लोग मॉडल की बात करें, तो हमको प्लानिंग करना होगा, ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा, सब्जेक्ट मैटर का निर्धारण करना होगा, फिर उसके बाद टीचिंग मेथड्स को तैयार करना होगा, और साथ ही हमें इवोल्यूशन करना होगा। तो ये चीजें, इसके अलावा ब्लूम का मॉडल भी है। ब्लूम का मॉडल का भी आप जो है के माध्यम से भी आप करिकुलम का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये हमने आपके सामने कुछ मुख्य मुख्य मॉडल्स हमने बताए, ऐसे ढेर सारे और भी मॉडल्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हुए जो आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे हैं, उन बच्चों के पाठ्यक्रम का हम लोग निर्धारण कर सकते हैं, या उन मॉडल्स के माध्यम पर से हम लोग बच्चे में विकास कर सकते हैं, और उन पर हम काम करते हुए उनको उनको एक समाज में बेहतर तरीके से स्थापित कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप दूसरे बच्चों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस मॉडल्स के बारे में वो लाभ प्राप्त कर सकें, जान सकें। और आप लोग कृपया कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें और भी किस प्रकार के परिवर्तन की जरूरत है, किस प्रकार के मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्योंकि देखो, सुधार के क्रम में फीडबैक बहुत जरूरी है। जब तक आप सब हमें फीडबैक नहीं देंगे कि मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, या मैं आपके साथ जो टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ, क्या आपके लिए वो प्रभावी है या नहीं है। तो अगर प्रभावी नहीं है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको कैसे और प्रभावी तरीके से कंटेंट दूं, मैं प्रभावी तरीके से आपके साथ चर्चा करूं कि आप जो भी सिलेबस में जो कंटेंट है, उनको आप बेहतर तरीके से सीख सकें, समझ सकें। मेरा यही उद्देश्य है कि हम आप सभी को बेहतर तरीके से
कंटेंट को उपलब्ध कराएं जिससे कि आप बेहतर तरीके से सीख सकें और